Hello students, how are you all? I hope you all are doing absolutely great. Welcome back to Synthesis ऑनलाइन क्लासेस, जहां आप पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, बायो एकदम फ्री। और मैं हूं आपकी केमिस्ट्री मेंटर भावना और हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चंस। केमिकल बॉन्डिंग का वन शॉट हमने रीड कर लिया है, वन शॉट में पूरा चैप्टर हमने कवर किया है। आज केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट्स के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस हमसे लास्ट ईयर्स में पूछे जाते हैं। मींस हम जो है इस सेशन में क्या करेंगे, जो भी टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर लास्ट ईयर्स में बहुत सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उन सबको लेके हमने एक पैकेज बनाया है और उसी से अपन शुरुआत कर रहे हैं आज किसकी, केमिकल बॉन्डिंग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आ रहा है वो है ये, अमंग द स्पीशीज CO2, CH3, COO minus, CO, CO3 minus 2, HCHO which has the weakest carbon oxygen bond। किसमें weakest carbon oxygen bond है आपको बताना है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, चार आपको स्पीशीज दी गई हैं, इन प्रजातियों में से किसमें कार्बन ऑक्सीजन बंध सबसे दुर्बल है, यानी कि वीकेस्ट बॉन्ड दुर्बल बल जो है हमें वो बताना है। देखिए, चार हमको स्पीशीज दी हुई है, जिसमें दिया हुआ है हमको CO2। पहला हमें दे रखा है CO2, देन हमें दे रखा है CHCOO माइनस, ये दे रखा है। देन हमें दे रखा है CO, देन हमें दे रखा है CO3 माइनस 2 एंड हमें लास्ट में दे रखा है HCHO। अब हमें पता है CO2 जो होता है उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना लेते हैं हम, बॉन्ड ऑर्डर इसके लिए लेते हैं 2। CO2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना लेते हैं 2। कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर, हाँ जी बताया हुआ होगा आपको। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, एक तो तरीका होता है पूरा, अगर आप नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस करके अपॉन में 2 डाल दीजिए, ठीक है। एक तो होता है वो मेथड हमारा। दूसरा मेथड हमारा ये होता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें पता हो कि कितनी बनेंगी, प्लस में उसमें बॉन्ड्स कितने हैं वो पता हो, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बढ़ेंगी, प्लस में उसमें बॉन्ड्स कितना होगा। मान लीजिए ऐसे बोलूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो जितनी बनेंगी, ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऊपर आप इसमें क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो इससे जो वैल्यू आएगी वही आपकी होगी बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलिए, CO2 के लिए हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, CH3 COO माइनस, इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर हमारा क्या रहता है, देखिए इसमें बॉन्ड्स कितने होंगे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी होंगी, ये डिपेंड करता है। अब देखते हैं, सबसे पहले इसमें बॉन्ड्स तो होंगे हमारे पास 3 और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगी 2, ठीक है। तो 3/2, तो इसका आ जाएगा हमारे पास 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, ओके। अब है CO के लिए। CO के लिए क्या होता है, इसके लिए ट्रिक होती है, मैंने आपको बताई हुई होगी शायद उस लेक्चर में, अगर नहीं बताई है तो हम देखेंगे। इसमें हम एक सीरीज लेते हैं, कैसे, एक सेकंड हम इसका एक बार होल्ड पे रख देते हैं क्योंकि वो मुझे इसके लिए पेज चाहिए होगी, जगह चाहिए होगी। इससे पहले मैं आपको सेकंड और थर्ड की बता देती हूँ, ठीक है। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स, बॉन्ड कितने हैं हमारे पास 4, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितनी बनेंगी 3, ठीक है। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई 1.3। तो ये तो बात थी किसके लिए, CO2 के लिए जो है 2 आया हमारा बॉन्ड ऑर्डर। CH3 COO माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1.5। CO के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आया वो मैं आपको बताऊंगी अभी। CH और इसके लिए भी देखते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों में काउंट कर लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इनके पास है, ठीक है। 6 इसके पास, 8 इसके पास, 6 एंड 8 कितने हो गए 14, ठीक है। और इधर देखिए, इधर हो जाएंगे 1 + 6 + 1 + 8, तो कितने हुए 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हमारे पास, ओके 16 इलेक्ट्रॉन है। अब ऐसा कीजिए, आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके थ्रू बताती हूँ ट्रिक क्या रहती है, ठीक है। एक बार नोट डाउन कीजिए। चलिए, क्या हुआ देखिए, यहाँ पे मैंने एक सीरीज लिखी हुई दिखाई दे रही है आपको। लेट मी चेक कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ जी। यहाँ जो सीरीज लिखी हुई है अपनी स्टूडेंट्स, इसको देखिए, यहाँ पे करना क्या है आपको, 10 से 19 तक आप नंबर लिख लीजिए। 10 से 19 तक हमने नंबर लिख लिए, फिर हमने क्या किया, मिड वाला है इसको 14 मान लिया। अब 14 पे मैंने लिख दिया 3, 14 जो है इसे मैंने लिख दिया 3।
अब 40 में मैंने 3 लिख दिया, इससे ऊपर 0.5 माइनस करते जाइए, 3, 2.5, 2, 1.5, 0, नीचे भी सेम सीरीज कीजिए, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? क्या किया हमने सीरीज लिखी है 10 से 19 तक, ओके। देन हमने क्या किया, मिड में हमने ले लिया 3, अब इससे 2.5, 2, 1.5, हमने क्या किया 0.5 माइनस करते गए हैं, ऐसे ही नीचे भी 0.5 माइनस करते गए हैं, तो ये जो है हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब सिंपल सी बात, क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स CO के पास कितने हैं 14, और 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर हमने क्या लिखा है 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3। समझ रहे हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने वो ट्रिक लगाई है, उसमें हमने सीरीज देखी है। अब जहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 19 से कम हो वहां हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग ये सब भी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अपनी ट्रिक के थ्रू जो उसका आंसर निकाल लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं O2 प्लस, O2 प्लस 2, O2 माइनस, N2 प्लस, है ना, तो उन सब में हमारी ये वाली ट्रिक बहुत इजीली लग जाएगी और फटाफट से हमारा आंसर जो आ जाएगा। अब बाकी जो है इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, तो हमें इसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के थ्रू जो है इसको सॉल्व करना पड़ा। अब हमारे HCHO के पास है 16, और 16 के लिए कितना है बॉन्ड ऑर्डर 2, ओके। तो अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम किसका है स्टूडेंट्स, बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है इसका CO3 - 2, ओके। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सबसे कम है कार्बोनेट का, दैट्स वाई स्टूडेंट्स जो स्पीशीज है इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, तो ये विच हैज द वीकेस्ट स्पीशीज पूछी है, वीकेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पूछा है, तो हमारा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड वीकेस्ट कौन सा हुआ स्टूडेंट्स, ये वाला जो है हमारा वीकेस्ट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हुआ, ठीक है। समझ में आ रही है, आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से करेंगे हम, तो आप ये सीरीज नोट कीजिए। इसको लिखने का तरीका देखिए मैंने कैसे लिखा है, बीच में मैंने 3 लिखा है, देन 2.5, 2, 1.5, 1, 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, इस तरीके से जो है हम बहुत ही सिंपली वे में इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन द फ्लोइंग स्पीशीज। आपको 4 स्पीशीज दी गई हैं, 4 प्रजातियां दी गई हैं, उनके आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है वो बताना है। चलिए अब इसको भी हम ट्रिक के थ्रू करते हैं, BCNOF, और यहाँ पे हमारी आ जाएंगी नोबल गैसेज, मैं Ne लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से अगर शुरू करें तो B जो है वो हमारा 3rd ग्रुप में है, ये हमारा 4th ग्रुप में है, ये हमारा 5th ग्रुप में है, ये 6th में, ये 7th में, और ये हमारा 8th ग्रुप में है, ओके। फर्स्ट जो है हमको कौन सी प्रजाति दी हुई है, कौन सा स्पीशीज दी हुई है, NH3। नाइट्रोजन कितने ग्रुप पे, 5th, 1, 2, 3, 4, 5 स्लॉट बना दिए मैंने। इन्होंने बोला 3 है, H3 जोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 3 मैंने H3 जोड़ दिए। अब इन्होंने एक लोन पेयर बच गया हमारे पास, ठीक है। तो 1 जो है वो हमारे पास लोन पेयर है, और 3 जो है वो हमारे पास बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अब क्या हुआ, कितने हो गए 4, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3। अब ऑप्शंस को देखिए, फर्स्ट में sp3 नहीं है NH3 के लिए, सेकंड में sp3 NH3 के लिए है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो आंसर तो हमारा सेकंड जो है वो करेक्ट है, आंसर हमारा सेकंड करेक्ट है, ठीक है। अब हम सबके लिए, सभी स्पीशीज के लिए करके देख लेंगे ताकि हमारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, और साथ में आपका जो है हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट है वो इस ट्रिक के थ्रू भी क्लियर हो जाए। बिफोर गोइंग टू PCl5 बिफोर गोइंग टू PTHCl4, इसके पास जाने से पहले हम PCl5 को पढ़ते हैं, उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे, उसका कारण भी मैं आपको बता दूंगी। देखिए PCl5 पढ़ते हैं एक बार, हाँ जी। P किसके पास आएगा, नाइट्रोजन वाले के पास आता है, नहीं पसंद ऐसे सब भाई, NP है ना, तो कितने 5, 1, 2, 3, 4, 5। Cl कितने 5, Cl भी लगा दिए 5, लो जी लगा दिए। लोन पेयर तो इसमें बचा नहीं, बॉन्ड पेयर देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे पास बॉन्ड पेयर है, और 5 बॉन्ड पेयर वाला कौन सा होता है, sp3d, ठीक है।
अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, BCl3। BCl3 बी स्टूडेंट्स कौन से ग्रुप में, थर्ड में, तो कितने स्लॉट, 3, 1 2 3, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। अब इसके पास भी कोई लोन पेयर नहीं है, सभी बॉन्ड पेयर्स हैं, तो कितना हुआ, 3 बॉन्ड पेयर्स। तो 3 वाला कौन सा होता है, sp2। कौन सा होता है, sp2। अब हमारे ऑप्शंस को कंसीडर करें एक बार। चलिए हमारे पास है sp3, हाँ जी, इसको हमने अभी सॉल्व नहीं किया, इसको करेंगे हम अभी। dsp3, अब dsp3 तो है ही नहीं ना इसका, तो इसका जो है हम यहाँ पे लिख लेंगे अपने आप से ही sp3d। ओके, अब इसका लास्ट वाले का sp2, ये भी करेक्ट है। अब हमारे पास बचता कौन सा है, ये वाला सिर्फ, जिसका dsp2 होना चाहिए, PtCl4-2। ये थोड़ा सा क्या है इसमें d पहले आ रहा है, ठीक है, d पहले आ रहा है, यानी कि d के जो है इनर ऑर्बिटल के साथ बना रहा है बॉन्डिंग। तो अपन को करना क्या है, मैं इसको, आप पहले इसको जो है कॉपी कीजिए, फिर हम इसको अलग से करेंगे ताकि वो आपको अच्छे से समझ में आए कि इसमें और इनमें क्या डिफरेंस जो है वो आ रहा है। कॉपी कीजिए इसको, देन हम पढ़ते हैं PtCl4-2 का। चलिए कॉपी कीजिए। तो चलिए अगला हमारे पास है PtCl4, ठीक है, कितने नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर कितना है, 78, ठीक है। अब देखिए 78 एटॉमिक नंबर है। जिनोन जो है उसको हमने जिनोन तक हमने यूं ही लिख दिया, जैसे जिनोन कितने नंबर पे आता है स्टूडेंट्स, 54 पर, तो 54 तक तो हमने यूं ही लिख दिया। अब आगे है 54 के बाद 4 है 14, ठीक है, 5d8 6, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कितना हो गया, यहाँ तो हो गया 68, 4 है 14 भरा, 54 तो हमारा पहले ही था, 14 भर दिया तो 68 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास कितने रह गए, 10 रह गए, तो उसमें हमने पढ़ दिया 5d8 एंड 6s2, कंप्लीट, नो डाउट। चलिए अब क्या करेंगे, अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देती हूँ। ये देखिए अगर यहाँ पे 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फिल कर दिया मैंने, 6s2 6s2। अब हमारा जो कंपाउंड दिया हुआ है, ये देखिए इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इसके अंदर प्लैटिनम का जो है ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैं इसमें से रिमूव कर दूंगी। चलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने इसमें से रिमूव कर दिए। अब क्या होगा, अब जो है खाली जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स है वही जो है हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स है वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे। तो होगा क्या, ये जो बोलेगा भाई तू मेरे साथ पेयरिंग बना ले ताकि उसको जो है एम्प्टी ऑर्बिटल मिल जाए, तो ये जो है पेयरिंग बना लेगा इसके साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग बना लेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, ये पेयरिंग बन गई। अब क्या हुआ, कुछ ऐसा दिखाई दिया हमको, एक हमारा इसका रह गया और बाकी हमारे इसके रह गए। अब हमारे पास Cl कितने हैं, 4, अगर एक Cl मैं इसके साथ जोड़ दूं, एक Cl इसके साथ, एक Cl इसके साथ और एक Cl इसके साथ, तो ये है हमारे जो हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। क्या हुआ, ये हो गया D, ये हो गया S, ये हो गया P2। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ, DsP2। ओके, समझ में आ रही है, थोड़ा सा उससे डिफरेंट है क्योंकि इसमें क्या है, इनर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, डी ब्लॉक का होता है, इसीलिए। अब होगा क्या, पेयरिंग कर ली इलेक्ट्रॉन्स ने, क्यों कर ली, क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्लोरीन जो है वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स के साथ मिलके ही हाइब्रिडाइजेशन करेगा, ठीक है। तो क्लोरीन ने जो है एम्प्टी जो थे उनके ऑर्बिटल्स उनके साथ बॉन्डिंग करी और क्या बना लिया, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, DsP2। तो हमारा DsP2 इसमें सही है। इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये वाली स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दी थी, इसमें sp3d होगा ना कि इसमें DsP3 होगा। ओके, क्लियर, चलिए एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है, कौन सी जो है ज्योमेट्री चाहिए, ट्राइगोनल प्लेनर। चलिए आयोडीन से अगेन हमारी वाली ट्रिक पे आते हैं, पहले तो BCNOF, ओके, 3 4 5 6 एंड 7। अब IF3 के लिए देखते हैं, IF3 कौन से वाले में आएगा, क्या है ये, एक I हेलोजन है, तो 7th में कितने स्लॉट बनाऊंगी, 7, 1 2 3 4 5 6 7,
और इसके साथ 3 जो है मुझे F जोड़ने हैं और 2 मेरे पास लोन पेयर रह जाते हैं। 2 लोन पेयर प्लस 3 बॉन्ड पेयर, तो हमारे पास हो गया sp3d। 3 2 5, 3 2 5। ओके, देन आते हैं PCl3 पे। PCl3 नहीं पसंद 5 नंबर, 1 2 3 4 5 Cl 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 लोन पेयर। ओके, एक हमारे पास लोन पेयर है प्लस में 3 मेरे पास बॉन्ड पेयर है, तो 4 हो गए। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp3। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं। चलिए NH3 1 2 3 4 5, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे, एक हाइड्रोजन इससे, 3 ही हाइड्रोजन जोड़ने हमें, एक हमारे पास लोन पेयर हो गया। तो कितना हुआ स्टूडेंट्स? ये हो गया हमारे पास 3 + 1 sp3, इसमें भी sp3 हो गया। ठीक है, देन आते हैं हम BF, B 2 3। ओके, B इसके साथ जोड़ देंगे F, F F F जोड़ दिया। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? क्योंकि इसमें लोन पेयर तो हमारे पास है ही नहीं, यानी कि जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा उसकी जो ज्योमेट्री होती है वही रहेगी। समझे नहीं बात को? चलिए समझाते हैं। 3 बॉन्ड पेयर, दैट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सी ज्योमेट्री होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसमें तो कोई भी लोन पेयर नहीं है। अगर कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता, दैट मीन्स वो वही ज्योमेट्री शो करता है जो उस हाइब्रिडाइजेशन की है ना। जब जब लोन पेयर आते हैं ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो इसमें क्या है? ज्योमेट्री सेम रहेगी, इसमें लोन पेयर है ही नहीं, तो शेप और ज्योमेट्री है जो सेम रहेगी, और वो है ट्राइगोनल प्लेनर। तो आंसर क्या है हमारा? आंसर नंबर 4 BF3। BF3 जो हमारा आंसर है, जिसमें ज्योमेट्री है जो ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट एग्जिस्ट अंडर नॉर्मल कंडीशंस? नॉर्मल कंडीशंस में जो है एग्जिस्ट नहीं करती है, कौन सी स्पीशीज है? सिंपल बात, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसी स्पीशीज जिसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 0 आ रहा हो, और हमें पता है ऐसी स्पीशीज जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो कौन सी होती है? बेरिलियम 2। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 0 होता है। हमें पता है ना, अच्छे से पता है हमें कि बॉन्ड ऑर्डर बेरिलियम 2 का, Be2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 0 होता है। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है वो स्पीशीज नॉर्मल कंडीशन में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3 जो Be2 है, ये नॉर्मल कंडीशंस में, सामान्य स्थिति में नहीं बनेगी। चलिए नेक्स्ट देखें। हाँ जी, द कोवलेंट बॉन्ड लेंथ इज द शॉर्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स? निम्न में से किस बॉन्ड में जो है बॉन्ड लेंथ जो है, कोवलेंट बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे कम होगी? ठीक है, नीचे दिए गए बंधों में से किस में सह संयोजक बंध लंबाई सबसे कम होगी? ओके, चलिए देखते हैं। अब देखिए, इसमें साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे छोटा साइज किसका होगा? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का स्मॉलर साइज है, दैट्स वाई ये जो है क्या करेगा? इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम होगी, जॉइंटिंग जो बॉन्ड लेंथ होगी उसकी भी कम होगी, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्मॉलर साइज के कारण क्या होगा स्टूडेंट्स? इसके स्मॉलर साइज के कारण बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी। तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के स्मॉलर साइज के कारण जो है OH बॉन्ड की बंध लंबाई जो है वो सबसे कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चंस देखिए, सभी क्वेश्चंस मैं वही चूज करके लाई हूँ जो आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से देख लीजिए, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा, देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें PMT में पूछा गया है, केरला PMT 2004 में पूछा गया था। यानी कि इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन जो है वो आपसे नीट में भी पूछे जा सकते हैं। ये देखिए BHU 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमने पढ़ा था, इसी का पार्ट था, हमने PTCL4 माइनस पढ़ा। अब देखिए ये भी जो क्वेश्चन है वो हमसे CBSE PMT 2005 में पूछा गया था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये भी अभी भी। ये क्वेश्चन देखिए जिसमें हमें पूछा गया था नॉर्मल कंडीशन में कौन सी स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो कौन सा CBSE PMT, ये भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट से, बिल्कुल भी ध्यान मत भटकाइए, जल्दी से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। केरला PMT 2011 में क्वेश्चन जो है पूछा गया था, ठीक है ना। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, ये भी केरला PMT 2011 में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है इसने, इन्होंने बोला है आप वो जो है स्पीशीज बताइए जो कि पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या हुआ, अगर मैं पूछूं पैरामैग्नेटिक मतलब क्या हुआ, जिसमें जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारी होगी पैरामैग्नेटिक स्पीशीज, ठीक है। निम्न में से कौन सी प्रजाति अनुचुंबकीय है, अनुचुंबकीय कौन सी होगी, जिसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अनुचुंबकीय जिसमें जो है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए फटाफट से कॉपी पेन निकालिए और फटाफट से इसका आंसर बताइए मुझे, इनमें से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। चलिए क्वेश्चन कीजिए फटाफट से। हाँ जी आ गया होगा आंसर आपका, क्या आंसर है Fe+2। क्यों, Zn देख लिए 30 नंबर पे आता है 3D10 4s2 फुलफिल है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Hg इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट में, जो कि अगर रिमूव हो गए तो ये इसमें भी कोई जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचता है, पूरा फुलफिल है, तो ये भी नहीं है। टाइट ये देखिए Ti+4 कितने नंबर पे आता है, Ti टाइटेनियम कितने नंबर पे 22 स्कैंडियम के बाद, ठीक है, स्कैंडियम के बाद आता है टाइटेनियम। आप 22 नंबर पे हैं, इन्होंने बोला 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, तो 4s2 के 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और 3d2 के भी 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो किस में चला गया, अगेन s ब्लॉक की तरफ चला गया। तो इसका जो है इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे किसमें, Fe+2। Fe+2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। टाइटेनियम का अगर देखते तो क्या होता 3D, अगर इसका आगे तक आप उसका लगा लीजिए नोबल गैसेस का करके, तो 3D10 होता है, सॉरी 3D2 होता है और 4s2 होता है। इन्होंने बोला 4 के 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दीजिए, अगर मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो नोबल गैस जो है कन्फिग्रेशन आ गया इसका, है ना। तो क्या हुआ, अगर मैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती हूँ, यहाँ तक तो हम वैसे भी 3p6 तक लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक इसको लेते हैं 3b6 तक जो है हमारा ऑर्गन, है ना, ऑर्गन तक लेते हैं, यहाँ तक भी वैसे भी। अब ऑर्गन तक इसका अगर ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो फुलफिल हो गया अगेन, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि इसकी Zn की, Zn 30 होता है, जिसका कन्फिग्रेशन होता है 3D10 4s2। अब ये कह रहा है 0, तो ये तो पूरा फुलफिल है, तो इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये भी जो है वो हमारा डायामैग्नेटिक है। तो तीनों स्पीशीज डायामैग्नेटिक है, सिवाय किसके, Fe+2 के, तीनों स्पीशीज जो है वो डायामैग्नेटिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पोलर नॉन पोलर में से, और नीट में 2013 में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसेप्ट पे, क्वेश्चन से ज्यादा आप क्वेश्चन को रटने पे ध्यान मत दीजिए कि क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा, कंसेप्ट को समझिए कि ये जो कंसेप्ट है इससे हम कैसे दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो क्या है, जैसे कि मैंने आपको भी बोला था पैरामैग्नेटिक, अब आपको ये कंसेप्ट ये जरूरी नहीं है याद करना कि Fe+2 जो है वो पैरामैग्नेटिक है, नहीं, आपको ये रटना नहीं है, आपको सिर्फ ये याद करना है कि पैरामैग्नेटिक वो होंगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ऑटोमेटिकली अगर आपके सामने वो दूसरे एग्जाम्पल्स भी रख देता है और कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप उसका आंसर जो है वो किसी भी कीमत पर गलत करके नहीं आएंगे, ओके। अब है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, निम्न में से
कौन से पेयर में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा। इसके लिए हमें एक तो पोलर चाहिए होगा, एक नॉन पोलर चाहिए होगा। ये कंडीशन होती है हमारी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन में एक पोलर चाहिए होगा और एक नॉन पोलर चाहिए होगा, तभी उन दोनों के बीच में क्या होगा, तभी उन दोनों के बीच में डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होगा। अब इधर देखिए H2O अल्कोहल, हमने केमिकल बॉन्डिंग पूरा वन शॉट पढ़ा है, उसमें हमने दोनों पढ़ा कि दोनों जो है वो पोलर होते हैं, दोनों पोलर है, दैट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। मार्कर का कलर चेंज करते हैं। चलिए Cl2 CCl4 दोनों ही नॉन पोलर, अब दोनों नॉन पोलर है, दैट मीन्स ये भी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट नहीं हो सकता, इंटरेक्शन नहीं हो सकता। अब इसमें दे रखा है HCl और HE, HCl एंड HE है, ठीक है। एक क्या है, एक अगर पोलर है तो दूसरा नॉन पोलर है, तो यही जो है वो हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन का जो है उचित एग्जाम्पल जो है ये है थर्ड नंबर ऑप्शन। थर्ड देखिए, फोर्थ देखिए, ये भी नहीं है, दोनों ही नॉन पोलर हैं, ये भी दोनों नॉन पोलर हैं। अब देखिए जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन था उसमें दोनों पोलर थे, सेकंड में दोनों नॉन पोलर थे, थर्ड में भी दोनों नॉन पोलर थे, सॉरी फोर्थ में भी दोनों नॉन पोलर थे, थर्ड में जो एक पोलर है एक नॉन पोलर है, दैट मीन्स ये डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन दिखाएगा। क्या दिखाएगा, ये द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रकार का अन्योन्य क्रियाएं उपस्थित हैं बोला है इन्होंने। तो क्या कौन सा में होगा, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, HCl में और HE में, बिकॉज इसमें एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। ओके, समझ में आती है। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप ये चेक कीजिए कि दोनों जो चारों जो आपके ऑप्शंस हैं उसमें किस ऑप्शन के अंदर एक पोलर और एक नॉन पोलर स्पीशीज जो है वो आपको गिवन है। एक पोलर और एक नॉन पोलर स्पीशीज जो है वो आपको गिवन है, ये आपको उसमें देखना है। ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इनमें से आपको इलेक्ट्रॉन न्यून, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, वो स्पीशीज आपको बतानी है। अब वही हमारा BCNOF वाला फंडा लगा लेते हैं। 3 4 5 6 7। अब देखिए 8 में से 3 गए 5, ठीक है, 8 में से 3 गए कितने, 5, 5 6 7 8। अब इसको बनाने हैं 4, ये हमारे पास है 3 और ये हमारे पास है 2 और ये है 1। हमारे को तो इन 3 की जरूरत है सिर्फ। अब देखिए हमको इन 3 की जरूरत है। पहला बोला है CH3 ये दे रखा है, यानी कि कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3 तो हाइड्रोजन के साथ और 1 कार्बन के साथ, ऐसे बॉन्डिंग बना ली। तो कार्बन के जो है 4 बॉन्ड जो है वो कंप्लीट हो गए। कार्बन के क्या है, कार्बन की वैलेंसी थी 4, इसे 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए थे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसने 4 और जो है हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना ली। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये तो भाई अपने संतुष्ट हो चुके हैं क्योंकि इनके पास जो है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है SiH3। चलिए इसको और करके देखते हैं, SiH3 and 2। ओके, अब देखिए Si इस वाले में आता है। अब इसने भी क्या किया, इसने भी अपने 4 बॉन्ड कंप्लीट किए। 3 जो है वो हाइड्रोजन से बनाए, एक जो है इसने किससे बनाया, Si बनाया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इन्होंने भी भाई कंप्लीट कर लिए, तो ये भी कंप्लीट है। अब हमारा देखते हैं BH3, थर्ड नंबर पे है BH3, थर्ड नंबर पे, ठीक है। अब B को कितने बॉन्ड बनाने हैं स्टूडेंट्स, 5 बॉन्ड बनाने हैं। चलिए 2 B ने अगर ऐसे बना लिए तो 1 2 3 कितने हुए, 4 बॉन्ड्स हुए, 1 2 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, जबकि इसके पास एक बॉन्डिंग और बना सकता है ये। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बड़े हैं, वैलेंसी अभी भी इसकी कंप्लीट नहीं है, ऑक्टेट तक ये नहीं पहुंच पाया है, ठीक है, ऑक्टेट तक ये नहीं पहुंच पाया है, ठीक है। अब इसके पास देखिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3, 1s2 2s2 2p1। वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और कितने चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। यहाँ पर बॉन्डिंग में से सिर्फ 4 से ही बॉन्डिंग बनाई है, दैट मीन्स इसकी जो है वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है,
ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कौन सा है? BH3 ओके। अब अगर हम देखें P के लिए, ठीक है, इसी ग्रुप में आएगा, 5 है, इसके पास है 3 बॉन्डिंग इसको और बनानी है। वो देखिए वो H के साथ 3 बॉन्डिंग बनाए बैठा है, 3 बॉन्डिंग बना ली है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे बैठा है। और डेफिशिएंट कंपाउंड कौन सा है? ये वाला जो है वो डेफिशिएंट कंपाउंड रहा, क्योंकि इसने क्या किया, इसको बॉन्डिंग कितनी बनानी थी, इसने तो 3 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास और इसको बॉन्डिंग 5 और चाहिए थे इसको कहीं से। ठीक है, बॉन्डिंग बनाने के लिए 3 है और इसको और कितने चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए? 5, जबकि इसको यहाँ किससे मिल रहे थे? सिर्फ 4 मिल रहे थे। दैट्स वाई ये बॉन्डिंग नहीं बना पाया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड्स, जिनके पास पाई बॉन्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है इसमें स्टूडेंट्स? इसके पास जो है सिग्मा बॉन्ड्स हो सिर्फ उसके पास, वो हमें बताना है। अब ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली। आप देखिए डबल बॉन्ड जिसमें में नहीं आ रहे वही हमारा आंसर होगा, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। अब H2O है, हम कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो रहेगा H2O, आंसर नंबर 2। ठीक है, अगर इसका देखें तो C हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं 3 और 1 4, तो 4 अपनी बॉन्ड ऐसे कंप्लीट करता है कि CO2 बनाएंगे तो देखिए डबल बॉन्ड आ गया है, डबल बॉन्ड आ गया, दैट मीन्स इसने जो भाई अपने पाई बॉन्ड्स जो है वो बना लिए हैं। अब इसके पास जो है वो सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं, ये देखिए, तो इसके पास कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो हमारा आंसर है H2O। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा है? ध्रुवीय अणु जो है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो चलिए क्या होगा इसमें? इसमें होगा देखिए BF3, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या होता है, अगर एक डायपोल, ठीक है, अब इसमें सबसे पहले ये देखिए जी, एक वेक्टर इस तरफ काम करता है, एक वेक्टर इस तरफ काम करता है, तो ये वाला इसको कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो ये वाला जो है वो इन दोनों को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो है इन्होंने बोला है पोलर मॉलिक्यूल, तो ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, डायपोल को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब इसमें आ जाइए, इसमें भी सेम चीज होगी, अगर ये इस तरफ काम करेगा, ये इस तरफ काम करेगा, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। इसी तरीके से अगर ये इस तरफ काम करेगा, ये इस तरफ काम करेगा, तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। इसमें अगर देखते हैं तो देखिए ये इधर कार्य कर रहा है, ये इधर कार्य कर रहा है, तो कैंसिल आउट कर देंगे। लोन पेयर दोनों इक्वल है एक दूसरे के, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ऐसे ही जो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इनमें भी जो है वो पोलर जो मॉलिक्यूल ये तीनों ही नहीं है, क्योंकि इनके अंदर क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं इनके, ठीक है, वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब इधर देखिए, यहाँ पर जो है ये अगर ये इधर काम करता है, ये इधर काम करता है, तो ये इसको कैंसिल आउट कर पाएगा कि नहीं? कैसे कैंसिल आउट कर पाएगा ये इसको? क्योंकि यहाँ पर तो हमारा लोन पेयर है, ठीक है, तो ये इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। तो हमारा जो ध्रुवीय अणु कौन सा है? हमारा ध्रुवीय अणु है SF4। SF4 जो है वो हमारा ध्रुवीय अणु है। क्यों है? क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं वेक्टर, दैट्स वाई ये जो है वो ध्रुवीय जो है पोलर है। बाकी सब जो है वो डायपोल को क्या है, कैंसिल आउट कर देते हैं वेक्टर्स को। जो है दो वेक्टर्स अगर ऐसे जा रहे हैं तो वो उसको कैंसिल आउट करता हुआ निकल जाता है, तो बाकी जो है वो इसके कैंसिल आउट हो जाते हैं। SF4 जो है कैंसिल आउट नहीं होता है, दैट्स वाई ये इसका आंसर है। चलिए, Which of the following molecules has the maximum dipole moment? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है जिसके अंदर मैक्सिमम डायपोल मोमेंट जो वो है। पहला हमें दे रखा है CO2, दूसरा हमें दे रखा है CH4, तीसरा हमें दे रखा है NH3 और लास्ट हमको दे रखा है NF3। अब इनके अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा इनके स्ट्रक्चर्स में? देखिए ये मेरे पास NH3 की स्ट्रक्चर है और ये मेरे पास NF3 की स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें CO2 और CH4, CO2 एंड CH4 ये तो सीधे ही जो हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट जो है शो नहीं करते हैं, नॉन पोलर होते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर सिमिट्री। सिमिट्री क्या है? ये सिमिट्रिकल हैं, दोनों सिमिट्रिकल होते हैं। कैसे होता है ये?
सिमेट्रिकल है CO2, तो ये जो है वो डायपोल मोमेंट शो नहीं करते हैं, नॉन पोलर है। इसी तरीके से अगर CH4 देखें, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये ऐसे तो ये उसके ऊपर वाले को कैंसिल आउट कर देगा, तो दैट्स वाई ये भी जो है वो डायपोल मोमेंट शो नहीं करता है, ठीक है, द्विध्रुव आगमन शो नहीं करता है। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं NH3 और NF3। अब दोनों में NN है, तो देखें कैसे जो है इनका जो है देखेंगे किसके अंदर जो है ज़्यादा डायपोल मोमेंट है। अब देखिए दोनों के स्ट्रक्चर्स मेरे सामने है, क्या हुआ दोनों के स्ट्रक्चर्स में, NH3 सेम स्ट्रक्चर है, कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है, बट यहाँ पे देखिए N जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है H से, और यहाँ पर है F जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है N से। क्या है, यहाँ पे N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वहाँ पे F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब हुआ क्या, N की ज़्यादा है तो N जो है अपनी तरफ जो है इसको पुल करेगा, N जो है पुल कर रहा है, और इनकी डायरेक्शन N के पुल करने की डायरेक्शन और लोन पेयर की डायरेक्शन क्या है, सेम है। समझ रहे हैं बात को? नहीं, चलिए NF3 से समझते हैं। NF3 में क्या है, फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है इसको किसकी तरफ, फ्लोरीन जो है नाइट्रोजन को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश जो है वो कर रहा है, बट जो हमारा लोन पेयर है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। लोन पेयर की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दैट्स वाई जो NH3 है सेम डायरेक्शन में है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो ज़्यादा होगा किससे, NF3 से। NH3 का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है NF3 से, क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ज़्यादा है वो फ्लोरीन की है, फ्लोरीन जो है उसको खींचता है, बट जो लोन पेयर है उनकी डायरेक्शन फ्लोरीन के खींचने की डायरेक्शन के अपोजिट हो जाती है, दैट्स वाई इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी NH की कंपैरिजन में कम हो जाती है, क्योंकि NH में क्या होता है स्टूडेंट्स, NH में वो एक दूसरे को जो है एक ही डायरेक्शन में खींचने का प्रयास करते हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण जिसे कहते हैं वो किसका ज़्यादा होता है, वो NH3 का ज़्यादा होता है कंपैरिजन में NF3 के। CO2 जो सिमेट्रिकल है, इसी तरीके CH4 भी सिमेट्रिकल हैं, इनके जो वेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, दैट्स वाई ये दोनों जो है इसमें पार्ट ही नहीं ले रहे हैं। चलिए देखिए समझ में आ गई बात। 64 नंबर क्वेश्चन जो है अच्छा रहा है ना। चलिए AIPMT का क्वेश्चन है, 2014 में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, इससे पीछे वाला हम कर चुके हैं। एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्विस सॉल्यूशन इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में एसिड जो बोला है डाइप्रोटिक एसिड जो है उनकी एक्विस सॉल्यूशन में जो है एसिडिटी जो आपको वो बतानी है। चलिए हिंदी में क्या पढ़ेंगे, जलीय विलीनों में डाइप्रोटिक अम्लों की अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम है, आपको बढ़ता हुआ क्रम बताना है। अब इसके लिए कंसेप्ट देखते हैं कि एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक साइज जो है वो बड़ा होगा। एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उतनी ही हाइड्रोजन की जो सेंट्रल एटम है, देखिए एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा उतना ही हाइड्रोजन की सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्ड है उस बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ, उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ, सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। क्या होगा, साइज जितना बढ़ेगा उतनी ही हाइड्रोजन की सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। और ये फैसिलिटेट करती है, किसको फैसिलिटेट करती है, रिलीजिंग ऑफ प्रोटोन, रिलीजिंग ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन की रिलीजिंग को फैसिलिटेट करेगी ये। क्या बोला इन्होंने, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम के साथ जो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है उनकी वो कम होती जाएगी, और इसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ जो कम होगी वो फैसिलिटेट करेगी रिलीजिंग ऑफ प्रोटोन, प्रोटोन को निकलने के लिए वो उसकी हेल्प करेगी। ठीक है, अब इधर देखते हैं हमें मतलब इसके लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, जिसका एटॉमिक साइज बड़ा है वही जो है वो हमारा मोस्ट जो है अप्रोप्रिएट आंसर है। अब इन्होंने ग्रुप दे रखा है ओ स्टाइल से तेल पॉलिश वाला, ओ स्टाइल
एसेटेल पॉलिश। ठीक है, अब देखते हैं, यानी कि एटॉमिक साइज जो है ऊपर से नीचे आने पे बढ़ता है, तो सबसे ज़्यादा इसकी होनी चाहिए, देन इसकी होनी चाहिए, देन इसकी होनी चाहिए। साइज जितना बड़ा होगा तो होगी, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें TE देन हमारे पास है SA, TE देन SC देन S। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि एटॉमिक साइज इसमें बढ़ रहा है और जो फॉर्मेशन, जो बॉन्डिंग है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और बॉन्डिंग स्ट्रेंथ अगर बढ़ रही है तो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम हो रही है, और अगर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कम हो रही है, वो उसको कम बाउंड कर पा रहा है, स्ट्रेंथ जो है वो कम है, तो प्रोटॉन जो है वो इजीली रिलीज हो जाएगा, प्रोटॉन जो है वो इजीली रिलीज हो जाएगा। तो इसका आंसर है जो वो हमारा फर्स्ट है, 66 का आंसर क्या है हमारा, आंसर नंबर फर्स्ट। क्लियर, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा, हाइड्रोजन सेंट्रल एटम के साथ बॉन्डिंग स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, और स्ट्रेंथ जितनी कम होगी, समझे नहीं, कैसे समझेंगे, अगर स्ट्रेंथ, मैं इसको यूं ही पकड़ूंगी, स्ट्रेंथ कम है, साइज तो बड़ा है, मेरे हाथ का इधर से इधर तक का, दोनों हैंड्स का आप साइज देखिए, यहाँ से आपको ज़्यादा लग रही होगी दूरी, अगर ये जो साइज है ये कम हो जाए, ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जो प्रोटॉन है वो जल्दी से रिलीज नहीं हो पाएंगे। साइज बड़ा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, प्रोटॉन इजीली रिमूव हो पाएंगे। क्लियर, समझ में आया अच्छे से कंसेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, निम्न में से कौन सा कलर्ड कंपाउंड नहीं है। अब इसमें पूरा कंसेप्ट बताने से पहले एक चीज देखते हैं, KMnO4 पढ़ते आए हैं, लैब में हमेशा काम करते हैं, कौन से कलर का होता था, ब्लू कलर का, टाइट्रेशंस में यूज करते थे। K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का, ये भी यूज करते थे। चलिए ये दो तो आपको टिप्स पे याद होने ही चाहिए, क्योंकि हम हमेशा से इसको लैब में भी जो है एक्सपेरिमेंट्स इसके क्लियर करते आए हैं। K2Cr2O7 क्या है, ऑरेंज है, और KMnO4 जो है वो ब्लू कलर का है। पर बात करें TiCl3 और TiCl4 की, TiCl3 और TiCl4 की, अगर इन दोनों की बात करें तो इसमें जो है ये है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसमें जो है ये है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, तो इसमें जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, और इसमें जो है इसमें जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल पढ़ा था जिसमें Ti4 था, अगर Ti जो है उसके सभी इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल जाएं तो क्या था वो 3d2 4s2, अगर ये सब निकल गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बचे ही नहीं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बचे ही नहीं, दैट मीन्स इन्होंने पूछा है कलरलेस, तो ये जो है वो अपना कलरलेस कंपाउंड है। अगर +3 निकलेंगे तो 3d2 4s2 में से अगर हम +3 निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स वो कलरफुल है। हम क्या इसके लिए कंसेप्ट लेते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो कलरफुल होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो कलर्ड, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कलर्ड नहीं है। अब एक तो बात ये हो गई इसमें, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि K2Cr2O7 और KMnO4 इनको जो है, क्या इनके अंदर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण आप लोग ये बताते हैं कि कलर्ड है या नॉन कलर्ड है, या कलर्ड है या कलरलेस है, नहीं है ना। हम इसको कैसे बताते हैं, हम इसको बताते हैं चार्ज ट्रांसफर के थ्रू। चार्ज ट्रांसफर, चार्ज किस में ट्रांसफर होता है, ऑक्सीजन से Mn में चार्ज ट्रांसफर हो जाता है, +7 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, दैट्स वाई कलरफुल है। तो K2Cr2O7 और KMnO4 में अगर आपसे पूछे कि ये कलरफुल क्यों है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज, चार्ज ट्रांसफर के कारण, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, है ना, तो उसके कारण जो है ये कलरफुल हैं। अगर इनका कंसेप्ट देखें तो इसके कारण ये कलरफुल हैं, क्योंकि इसमें चार्ज ट्रांसफर हो जाता है ऑक्सीजन से Mn की तरफ, तो इसीलिए जो है ये कलर दिखाते हैं, वो ब्लू कलर का और ये ऑरेंज कलर का होता है। ओके, RPMT 2014 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कलर्स के जो है वो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो अच्छे से कंसेप्ट्स को ध्यान दीजिए, ना कि आंसर को रट्टे हुए। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल हैज अ परमानेंट डायपोल मोमेंट। स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले अणु को पहचानिए। पहला है H2S, दूसरा है CO2, तीसरा है CCl4 एंड लास्ट है Cl2। सेम फंडा जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही इसमें लगाएंगे। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिमेट्रिक है, ऐसे पढ़ते हैं। Cl2 ये भी सिमेट्रिक है। Cl4 भी अगर देखूंगी मैं तो Cl4 भी ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा। H2S के अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये सिमेट्रिक नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये जो है वो परमानेंट डायपोल मोमेंट दिखाएगा। कौन सा दिखाएगा परमानेंट डायपोल मोमेंट? जो कि सिमेट्रिक नहीं है, और ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये दिखाएगा परमानेंट डायपोल मोमेंट। तो आंसर नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट आंसर। ये स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो दिखाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स एंड आइसोस्ट्रक्चरल? कौन से इनमें से जो आपको दिखे पेयर्स जो हैं वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है और आइसोस्ट्रक्चरल है? सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को लिख देते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ है ClO3- और इसके साथ ही हमको दे रखा है SO3-2। दूसरे ऑप्शन में हमको दे रखा है CO3-2 और हमें दे रखा है COSO3-2। अब इसमें हमें दे रखा है ClO3- और इसमें हमें दे रखा है CO3-2। अब इसमें हमें दे रखा है COSO3-2 और NO3-। ये दे रखा है। अब देखते हैं क्लोरीन 17 नंबर पर, प्लस हमारे पास कितना ऑक्सीजन आता है 8 पे, 8 3 24, तो 24 में से अगर मैं 1 जो है प्लस कर दूं तो 25 अगर मैं लगा के यहाँ पे कर दूं तो कितना हो जाएगा 7 8 9 10 11 12, 2 और ऊपर 1 3 2 3 4 42। ओके 42, तो इसका भी 42 हो जाएगा, यहाँ भी 42 लिख लेते हैं। चलिए अभी देखते हैं सल्फर 16 प्लस ये अगेन 25, 8 3 24, 24 प्लस 2 25 26, तो 26 अगर मैं इसको कर दूं, मैंने इसके अंदर ही प्लस कर दिए स्टूडेंट्स, आप लोग चाहें तो अपने तरीके से कर सकते हैं। 6 6 2 12, तो 1 2 3 4 42, इसके अंदर भी 42 हैं। तो अब देखिए SO4, तो यहाँ पे हमारा 42 और यहाँ पे भी हमारा 42, ठीक है। अब इसका देखते हैं कार्बन 6 प्लस कितना 8 3 24 प्लस 2 25 26, तो कितना हो गया 6 6 12, ऊपर 8 3 32 32 42, तो ये तो हो गया हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट। अब CO2 का तो हो जाएगा 32, तो ये भी हो गया हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट। अब NO3 7 प्लस 8 3 24 24 25, तो 7 8 9 10 11 12 2 1 3 32, तो 32 42, तो ये भी ऑप्शन हमारा हो गया इनकरेक्ट। ये तीनों ऑप्शंस जो है वो हमारे इनकरेक्ट ऑप्शंस हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब अगर हम देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। हाँ जी, चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लेके चलते हैं। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें 42 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दोनों के अंदर हैं, 42 और हमसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछा गया है, तो यही है जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए समझ में आई करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल जो है वो किस में पाया जाता है? चलिए अब इसका फंडा हम लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन से, BCNOF। ओके, चलिए पहले लेते हैं NO3 के लिए लेना है एक तो हमको माइनस के लिए, और फिर हमको लेना है NO2 के लिए, फिर हमको लेना है NO2 माइनस के लिए, देन हमें लेना है NO2 प्लस के लिए। अब 1 2 3 4 5 स्लॉट बना दिए मैंने। अब क्या करना है, माइनस दिया हुआ है तो एक स्लॉट और बनाएंगे और 3 जो है वो ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन कर देंगे। इसमें 1 2 3 4 5 ऑप्शन O।
इसमें 1 2 3 4 5 प्लस 1, तो इसमें ऐसे हाइड्रोजन बाउंड, ऑक्सीजन ऐसे बाउंड होंगे, है ना। O यहाँ पे हमने ऑक्सीजन गलत बाउंड कर दिए हैं, क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो डायटोमिक है, तो हमको जो है 2 इलेक्ट्रॉन के साथ इसको जोड़ना होगा। ठीक है, तो सेकंड को भी सही कर लेते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब हमारा इस तरफ देखेंगे तो 1 2 3 4 ही जोड़ने हमको सिर्फ O O। ओके, अब हमने चारों के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन देख लिया है, इसके लिए हमारे हाइब्रिडाइजेशन कितना आएगा, sp2, क्योंकि इसमें लोन पेयर है ही नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो sp2 हो गया। अब इसमें जो है वो हमारा क्या रहेगा, इसको जो है डायटोमिक है, डायटोमिक होता है तो इसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2 कर देते हैं, तो हो जाएगा 6/2, तो इससे आ जाएगा 3, तो इसका हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब अगर इसके पास आ जाए तो इसके पास है कितना, 2 तो इसके पास बॉन्ड पेयर है और 1 इसके पास लोन पेयर है, तो 2 + 1 = 3, तो ये हो गया sp2। अब आ जाइए इसके पास क्या है, S और P, 2 ही बॉन्ड पेयर है, तो हो गया sp। देखिए, अब हमने कंसेप्ट ये पढ़ा था कि जहां पे भी लोन पेयर्स आ जाते हैं, जहां पे भी लोन पेयर्स जो है वो आ जाते हैं, वो बॉन्ड एंगल जो है उसको कम कर देते हैं, बॉन्ड एंगल को क्या है, कम कर देते हैं। अब ऐसा ऑप्शन देखिए, पहले इसमें से ऐसे ऑप्शंस जो हैं वो हम निकालेंगे जिनके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है जिनके पास, देखते हैं। एक तो इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, एक इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp2 के लिए और sp के लिए, दोनों के लिए है, ठीक है। उसमें हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और उसमें है हाइब्रिडाइजेशन sp। क्लियर, sp2 के लिए कितना होता है बॉन्ड एंगल 120, sp के लिए 180, sp के लिए 180 और sp2 के लिए कितना होता है 120, तो किसके लिए बॉन्ड एंगल ज्यादा हुआ, इसके लिए NO3+, तो ऑप्शन नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हमने क्या किया, हमने लोन पेयर देखे। अब बहुत सारों में जो है sp2 तो इसमें भी आ रहा है, अगर इस तरीके से देखा जाए तो तीनों के सेम होने चाहिए, बट नहीं, इसके अंदर क्या है, लोन पेयर्स हैं, इनके अंदर जहां लोन पेयर्स आ जाते हैं वो कम कर देते हैं। मैंने आपको बताया था उसके अंदर क्या जो है फॉर्मूला हमने देखा था कि ओरिजिनल जो है बॉन्ड एंगल जो होता है उसका, किसी भी हाइब्रिडाइजेशन का ओरिजिनल जो बॉन्ड एंगल है वो -2.5 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर्स, इससे आप क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड एंगल जो है वो निकाल सकते हैं जब लोन पेयर्स प्रेजेंट हो तो। और डेफिनेटली अगर यहाँ पे 1 भी होता है, अगर लोन पेयर 1 भी होता है तो कुछ तो वो घटेगा, 2.5 तो वो घट रहा है, तो यानी कि कुछ तो कम होगा, और जो है ओरिजिनल रहेगा उससे थोड़ा तो कम होगा ही, और ओरिजिनल जो है वो हमारा इसका सबसे ज्यादा है 180। ओके, करेक्ट है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, solubility of the alkaline earth metals sulfates in water decreases in the sequence, AIPMT 2015 का क्वेश्चन है। क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों का जल में विलयता का घटता हुआ क्रम है, आपको घटता हुआ क्रम जो है वो बताना है। चलिए करें इसका आंसर, आइए। तो क्या होगा इसका, देखिए क्या होता है, अप से डाउन जाने पर, एक सेकेंड, हाँ जी, हाँ, अप से डाउन अगर हम जाते हैं, अगर यहाँ अप देन डाउन हम जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो कम होती जाती है, सॉल्युबिलिटी जो है वो स्टूडेंट्स कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम होती जाती है, हाइड्रेशन एनर्जी, जलीकरण ऊर्जा, ठीक है, वो कम होती जाती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो कम होती जाती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो कम होती जाती है। तो क्या होता है, ग्रुप में हम अप से डाउन अगर आते हैं तो सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है, यानी कि सबसे नीचे वाले की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो हम लिखते कैसे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे लिखते हैं। तो सबसे कम सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, सबसे कम सॉल्युबिलिटी होगी Ba की।
तो ऐसा ऑप्शन जिसमें Ba की सॉल्युबिलिटी कम होगी वही जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो कम होती जाती है ऊपर से नीचे जाने पर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो है वो करेक्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है देन स्ट्रोंशियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम। जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ रहे हैं बात को? ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2 माइनस, O2 प्लस, O2 माइनस 2 आपको दे रखे हैं चारों ये, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर हमको सेम फंडा लगाना है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था, हमने 10 से लेकर 19 तक जो है वो काउंटिंग लिखी थी। क्या लिखी थी? 10 से लेकर 19 तक काउंटिंग लिखी थी। चलिए एक बार वही लिखते हैं वापस, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ओके, अब 14 पे हमने क्या लिख दिया था? 3, यहाँ से ऊपर 2.5, यहाँ से ऊपर 2, यहाँ से ऊपर 1.5, यहाँ से ऊपर 1, ऐसे चले थे। यहाँ अगेन 2.5, 2, 1.5, 1 और 19 के लिए था 0। ओके, अब देखते हैं, अब हमारे पास अगर है 0.5, 19 के 0.5, अब इसके लिए देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। अगर हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? O2 सब लिख लेते हैं एक बार, है ना। O2 प्लस 2 ये दे रखा है हमको, ठीक है। एक सेकेंड, प्लस 2 नहीं गिवन है हमको, बहुत आगे निकल गए हैं हम। चलिए इरेज करते हैं इसको एक बार, जो हमें दे रखा है वही करते हैं एक बार। O2 दे रखा है माइनस, O2 माइनस 2 दे रखा है, देन O2 माइनस दे रखा है, देन O2 दे रखा है, देन O2 प्लस दे रखा है। अब देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हुए। 8 2 जा 16, 16 प्लस 2 17 एंड 18, ठीक है। 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 माइनस 1 15। अब इधर से हम फिल कर देंगे बॉन्ड ऑर्डर। 18 पे बॉन्ड ऑर्डर 1, O2 माइनस 17, 17 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 1.5, देन हमारे पास है O2 है 16, 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2, और लास्ट में हमारे पास है O2 प्लस, इसके लिए 15, 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका हुआ? O2 प्लस का, देन हमारे पास हुआ O2 का, देन हमारे पास हुआ O2 माइनस का, और देन हमारे पास हुआ O2 माइनस 2 का। तो बॉन्ड ऑर्डर का अगर क्रम देखें तो इस तरीके से होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2 माइनस, O2 प्लस, O2 माइनस 2। तो बॉन्ड ऑर्डर का जो हमारे पास स्टूडेंट्स देखिए, बॉन्ड ऑर्डर का जो क्रम आया है हमारे पास, ठीक है, वो कौन सा हुआ? O2 प्लस, O2 माइनस एंड O2 माइनस 2। और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल होता है। स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर जितना कम होगा स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर है वही हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल लिया है और उसी से जो है हमने इसका जो है मैंने इसको प्रूव किया है कि ये जो आंसर है वो हमारा करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अगर हम इसके एसिड्स की, इनके जो है हैलोजेंस के एसिड्स की अगर हम रिएक्टिविटी का क्रम देखें तो सबसे ज्यादा किसका होता है? HI का। और सबसे कम किसका होता है? देखिए सबसे कम होता है HF का, सबसे कम होता है HF का। ये हो जाता है HBr, देन होता है HCl और लास्ट में होता है हमारा HF। तो ये होता है इनका रिएक्टिविटी का क्रम, ठीक है। इनकी रिएक्टिविटी में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? इसकी। और सबसे ज्यादा किसकी होती है? सबसे कम किसकी होती है? फ्लोरीन की।
तो ये रिएक्टिविटी क्रम जो है वो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, कब का क्वेश्चन है? एम्स 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इनकरेक्ट पेयर ऑफ बॉन्ड इन डिसोसिएशन। तो क्या होगा उसमें? I2 का साइज, I का साइज जो है वो बड़ा है, साइज बड़ा होता है तो I जो है उसकी डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए। साइज जितना बड़ा उसको डिसोसिएट करने के लिए उतनी ही कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब इन ऑप्शंस में देखिए, जहां पर भी I को बड़ा बताया गया वो ऑप्शन हमारा गलत होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज आल्सो करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ इज आल्सो करेक्ट। इसमें देखिए, इसमें I को जो है ग्रेटर बता दिया है, जो कि गलत है। I का साइज बड़ा है तो I की डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी। I की डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो सबसे कम होगी। ओके, चलिए तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ज़ीनोन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XeF4। XeF4 बनाए तो Xe कितने पे? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना दिए मैंने। 4 मुझे इसके साथ F जोड़ने हैं तो मैंने यहाँ पे 4 F जोड़ दिए। 2 मेरे पास इसमें लोन पेयर है, तो क्या हुआ? 4 + 2 = 6। तो हमारे पास हो गया sp3d2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3d2। अब इसकी अगर स्ट्रक्चर बना के देखें तो कैसी रहेगी? 1 2 3 4। तो हमने 4 इसमें फ्लोरीन जो है वो ऐड कर दिए और 2 लोन पेयर्स जो है वो हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो 2 लोन पेयर्स अगर हम यहाँ बना दें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखेगी। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ? इसमें हो गया sp3d2 स्क्वायर प्लेनर। तो sp3d2 स्क्वायर प्लेनर इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, sp3d2 और ज्योमेट्री कौन सी है? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। बहुत इजी है हमारे लिए, तो हमने तो बहुत सारे लोन पेयर्स निकाल लिए। क्लोरीन जो है वो किसके साथ आएगा? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 7th ग्रुप में। अब इन्होंने बोला 3 में सब फ्लोरीन लगा दीजिए, 1 2 3। तो 3 हमने फ्लोरीन लगा दिए, 3। देन हमारे पास इन्होंने बोला है कि द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम Cl। तो लोन पेयर्स कितने हैं स्टूडेंट इसके अंदर? 1 और 2। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? 2 है हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है। उसी ट्रिक से किया BCNOF 3 2 1 वाले से ही, और ये है जो हमारे लोन पेयर्स आ गए। नेक्स्ट, अमंग CaH2 BeH2 BaH2 द आयनिक कैरेक्टर इज। अब हम उसमें हमेशा से पढ़ा है हमने, अप से डाउन आते हैं, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर कम होते जाते हैं। अब इसमें देखते हैं, हमारे पास दिया हुआ है ग्रुप बेटा मांगे कार स्कूटर वाला, ठीक है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यही बोलते हैं हम। अब देखिए, अब इसके अंदर अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है वो किसका हुआ आयनिक कैरेक्टर? वो हुआ ये सीरीज चली। तो हमने देखा कि Mg का है जो सबसे, Mg का हमें दिया हुआ ही नहीं है, Be दिया हुआ है, Ca तो सबसे कम Be का होगा, देन Ca का होगा, देन Ba का होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है BeCaBH2। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हुआ। नीट 2018 का जो है ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, which of the following diatomic molecules species has only pi bonds according to molecular orbital theory। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे अगर देखें तो पाई किसके पास आता है? सिर्फ हम हमेशा से रटते ही आए हैं इसको, C2 के पास। हाँ जी, जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था केमिकल बॉन्डिंग में, अगर वन शॉट नहीं देखा तो वन शॉट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स करवाए थे उसके अंदर।
उसके अंदर डायग्राम बनाया था 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम के लिए। तो क्या था उसमें, पाई पहले तो कौन सा था, 14 से कम इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम ऐसे बनाते थे और 14 से ज़्यादा वाले के लिए ऐसे बनाते थे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ C2 में रहेंगे। पाई इलेक्ट्रॉन किस में, सिर्फ C2 में। अच्छे से याद कीजिए, पाई इलेक्ट्रॉन C2 में। डायग्राम को बना के देखिएगा, इसका आंसर है C2। ओके, चलिए नेक्स्ट है मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट X to form an ionic compound if the ground state electron configuration of X is 1s2 2s2 2p3 the simplest formula for this compound। मैग्नीशियम के अभिक्रिया एक तत्व से करवाने पर एक आयोनिक यौगिक का निर्माण होता है यदि X की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3 है तो इस यौगिक का सरलतम सूत्र होगा। अब कितना है, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 + 2 = 5 इलेक्ट्रॉन है। को कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो Mg के अगर 3 लगा दें और Mg के +2 होता है तो X2 लगा दें, तो ये जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। यही करते हैं हम, उसकी वैलेंसी उसके पैरों में और उसकी वैलेंसी उसके पैरों में, ऐसे लिखते हैं। तो ये वाला ऑप्शन जो वो करेक्ट है। Mg की जो वैलेंसी +2 के हिसाब से तो हमने यहाँ लिख दी 3 और X2 की है जो हमने 3 के हिसाब से तो वो लिख दिया यहाँ पे 2। तो यहाँ पे Mg3 X2 जो है वो बनेगा। सरलतम सूत्र किस क्या होगा इसका, Mg3 X2। ओके, नेक्स्ट देखें, चलिए। ओके, आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट। हाँ जी, तो ये तो है हमारे क्वेश्चंस जितने भी हमारे पास थे। मोस्ट जो कहेंगे अप्रोप्रिएट जो क्वेश्चंस थे, जो हमें लगे कि ये जो क्वेश्चंस है पूछे जा सकते हैं, ये जो कंसेप्ट्स हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सब कंसेप्ट्स को हमने जो है वो आपको इजीली सॉल्व करवाने की कोशिश की। और ऐसे ही और बहुत सारे कंसेप्ट्स के लिए और ऐसे ही मैथ्स, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री सबको पढ़ने के लिए बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पर सिंथेसिस ऑनलाइन क्लासेस। और जल्दी से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, ताकि बेल आइकन को दबाते ही आपके पास आ जाए नोटिफिकेशन कि हम आ चुके हैं आपसे एक और कंसेप्ट्स को क्लियर करने। थैंक यू।